नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे अपन एसएससी जीडी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो उम्मीद कर रहा हूँ पीछे की जो क्लासें हैं वो आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सभी की सभी देखकर आ चुके होंगे। थोड़े से लेट हो चुके हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है तो आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपन लेकिन अपन पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। आज अपन जो बात करेंगे वो लगभग देखो 3 क्लासों के अंदर ये आपके आधुनिक भारत रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था आधुनिक भारत में आपको 3 क्लासों के अंदर बताऊंगा आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी होंगे उनके बारे में अपन पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। सुनीता हमारे साथ में जुड़े हैं, अच्छे हैं बिल्कुल, हम भी। आप भी बताइए कैसे हैं। और चेतन हमारे साथ में जुड़े हैं, रिंकू हमारे साथ में जुड़े हैं, मोंती कुमारी, निशा काफी दिनों बाद में जुड़े हैं। ठीक है, स्वागत है आपका मोंती कुमारी का। सिया हमारे साथ में जुड़े हैं, चलिए स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ में शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज के आपके आधुनिक भारत के अंग्रेजों से संबंधित अपन बात करेंगे, कब यहाँ पर यूरोपीय आने शुरू हुए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में देखेंगे। तो आने वाले एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, तो सही से अच्छे से आंसर देना है। भारत के लिए समुद्री मार्ग कौन सा श्रेय जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, जाट साहब का आंसर 1 में सी आंसर पुर्तगाली दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पुर्तगाली बिल्कुल पहला क्वेश्चन था, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी था। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन सभी का आसान रहता है, सबको पता है, तो पुर्तगाली बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। अच्छा, मैं बात करता हूं पुर्तगालियों के बारे में, तो बताइए पुर्तगाली कौन था? तो आप लोग सर पुर्तगालियों की यहां पर सबसे पहले आया था, वो आया था वास्को डिगामा। बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। 1498 ईस्वी में कब आता है? 1498 ईस्वी के अंदर वास्को डिगामा आता है, सबको पता है ना, वास्को डिगामा आता है। ठीक है, चलिए पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। अच्छा, कहां पे आता है उसके बारे में अपन बात करें तो वास्को डिगामा को समुद्री मार्ग से लेकर कौन आता है? तो आप लोग सर बीच रास्ते के अंदर एक गुजराती पथ प्रदर्शक मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम मिलता है हमें? तो आप लोग सर अब्दुल मजीद नाम मिलता है। ठीक है ना, ये याद रखना अब्दुल मजीद है। ये कहां का था? गुजरात का था, और ये गुजरात का था, ये भी समुद्र में गया हुआ था। इसको मिला वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने कहा मुझे भारत ले चल, तो इस अब्दुल मजीद ने कहा चल भारत लेके चलता हूं। और भारत लेकर कहां पे गया? तो आप बोले सर ये अपना भारत का दक्षिण भारत, और ये है आपका कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो यहां पर बंदरगाह है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, और कालीकट बंदरगाह केरल के अंदर है, और इसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे सर कालीकट बंदरगाह पहुंचा, और यहां का शासक था वो था जमोरीन नाम था। क्या नाम था? जमोरीन नाम था। ये याद रख लेना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जमोरीन कहां का शासक था? कालीकट का था। कहां का था? कालीकट का था। ठीक है ना, केरल का। चलिए इतना याद रह जाएगा। वास्को डिगामा पहली बार 1498 में आता है, दूसरी बार 1502 के अंदर आता है। कब आता है? 1502 के अंदर दूसरी बार आता है। यह भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है ना, चलिए अगला मैं आपसे पूछूं कि बताइए दूसरा पुर्तगाली कौन आया था भारत के अंदर? दूसरा पुर्तगाली कौन आया था यह आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर 1500 ईस्वी के अंदर पेड्रो अल्ब्रेज आता है। कौन आता है? तो ये नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ दूसरा पुर्तगाली कौन आता है? पेड्रो अल्ब्रेज आता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हुआ था। किसके साथ हुआ था ये? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की चुनौती का अंत होता है, ये किसके साथ में होता है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। सबसे पहले जितने भी जुड़े हैं भाई सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना, सभी के सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। चलिए बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर सभी दीजिए। किसके साथ में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की चुनौती का अंत हुआ है? मोंती कुमारी का आंसर। ओके ठीक है, चलिए सिया का आंसर बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। जाट का सी आंसर। ओके बिल्कुल, यहाँ पर जाट ओके सी आंसर दे रहे हैं। वाड़ीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? वाड़ीवास का युद्ध। वाड़ीवास का युद्ध कब होता है? प्लासी का कब होता है? तो आप बोलेंगे सर 1757 को होता है। कब होता है? 1757। बक्सर कब होता है? तो बक्सर होता है वो 1764 को होता है। वाड़ीवास के बारे में अपन बात करें तो वाड़ीवास का 1760 को होता है। कब होता है? 1760 को होता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, वाड़ीवास का युद्ध। चलो तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपन ब्रिटिश और यहाँ पर फ्रांसीसियों के मध्य के बारे में अपन है, तो इससे पहले की थोड़ी सी घटना देख लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में।
किसके बारे में? फ्रांसीसियों के बारे में। शॉर्ट के अंदर समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, इतना गारंटी के साथ में, ताकि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं करके आओगे और रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, फ्रांसीसी सबसे पहले बताओ भारत में कब आते हैं? तो आप बोलोगे सर 1664 ईस्वी को आए थे। कब आए थे? 1664 ईस्वी को ये आए थे। इन्होंने कहां पर व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो आप बोलोगे सर सूरत में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की। सूरत में बताओ क्या किया? व्यापारिक कोठी है ये स्थापित की थी। इसके बाद में और अपन बात करें तो फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी को हस्तांतरण कर लिया था। ये कब किया था? तो आप बोलोगे सर 1673 ईस्वी में। कब? 1673 ईस्वी के अंदर इन्होंने पुदुचेरी पर, किस पर? तो आप बोलोगे सर पुदुचेरी पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो 1673 ईस्वी में कर लिया था। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब किस किस के मध्य होगा? तो आप बोलोगे सर अब अंग्रेजों के मध्य और फ्रांसीसियों के मध्य, और किसके मध्य? फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होगा। उस युद्ध को कहा जाता है कर्नाटका का युद्ध। किसका युद्ध? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक का युद्ध। और कितने कर्नाटक के युद्ध होते हैं? तो आप बोलोगे सर 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। याद रह जाएगा आपको? तो ठीक है, चलिए, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कौन से युद्ध हुए? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक का युद्ध होता है, और 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ना कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। तीसरा जो युद्ध था ना, वही था वाड़ीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वाड़ीवास का युद्ध था। बोलो समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। चलिए, अब एक एक कर्नाटक के बारे में देख लेता हूं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, बताओ फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध के बारे में। फर्स्ट कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 के अंदर। कब होता है? तो आप बोलोगे सर 1746 ईस्वी के अंदर पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ, और पहले कर्नाटक के युद्ध के अंदर फ्रांसीसी जीत गए थे। कौन सा युद्ध है? तो आप बोलोगे सर कर्नाटक का युद्ध। और इसके अंदर बताओ कौन जीतता है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जीत जाते हैं वो फ्रांसीसी जीतते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी इसके अंदर जीत गए थे पहले कर्नाटक युद्ध के अंदर। और इसमें एक्स ला सेफेल की संधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना एग्जाम में, ये आपके जीडी में पिछली बार भी पूछा था कि बताइए एक्स ला सेफेल की संधि कब हुई? तो आप बोलोगे सर ये पहले कर्नाटक युद्ध के बाद में हुई थी। याद रह जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा? तो आप बोलोगे सर एक्स ला सेफेल की संधि। ठीक है, सेफेल की संधि कब होती है? तो आप बोलोगे सर ये होती है यहां पर 1748 ईस्वी में। ओके, ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें। दूसरा मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, दूसरा आपको बता दूं। दूसरा कर्नाटक युद्ध है, वो अपन बात करें तो 1755 के अंदर पेरिस की संधि होती है दूसरे कर्नाटक युद्ध में। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है उसी के अंदर होती है वाड़ीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वाड़ीवास का युद्ध होता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है आपसे। और इसके अंदर पेरिस की संधि होती है। इस युद्ध के बाद में बताओ कौन सी संधि हुई? तो आप बोलोगे सर पेरिस की संधि। याद रह जाएगा, पेरिस की संधि। ठीक है ना, चलिए अगला अपन बात करें। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ? मैंने आपको बता दिया 1760 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1760 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की है? किसने शुरू की है इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ब्लू वाटर पॉलिसी, तो ये मैं आपसे पूछूं पुर्तगालियों के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था पुर्तगाली है जिसका गवर्नर, देखो कब? तो आप लोग सर 1498 ईस्वी के अंदर ये आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नर नहीं आया। कौन नहीं आया? तो आप लोग सर गवर्नर नहीं आया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो आप बोलोगे सर पहला गवर्नर जनरल बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनता है। कौन बनता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनता है। और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। पहला भारत का गवर्नर जनरल 1505 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1505 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अल्फांसो डी अबूकर्क के बारे में अपन बात करें, दूसरा पुर्तगाली था। कौन सा था? तो आप बोलोगे सर दूसरा पुर्तगाली था ये। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया। ओके, तो अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो याद रख लेना ब्लू वाटर पॉलिसी यानी इसको कहा जाता है शांत जल की नीति। शांत जल की नीति कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? तो आप बोलोगे सर ये अपना तटीय प्रदेश, इसके तटों के आसपास में रुक जाओ, यहां पर बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठे रहो और व्यापार करते रहो। ये ब्लू वाटर पॉलिसी है। ठीक है, चलिए पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया? पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो काफी बार मैंने आपको बता भी दिया इसके बारे में, और इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जीडी में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, पिछली बार जीडी में भी ये क्वेश्चन आया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था अबू कर्क, बताओ इसके बारे में मैंने कहा था कि नहीं कहा था? इसके बारे में यहां पर ये बताओ क्या नाम? तो आप बोलोगे सर अल्फांसो डी अबू कर्क। ये आता है 1509 ईस्वी में। कब आता है? तो आप बोलोगे सर 1509 ईस्वी में। अल्फांसो डी अबू कर्क है वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है। तो आपसे पूछ लिया जाए दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन बन के आया,
तो अबू कर्क आया। कौन सा आया? तो अबू सर अबू कर्क आता है। ठीक है, चलिए अगला अपन बात करें कब आया, तो 1509 ईस्वी में आया। आते ही इसने क्या किया, तो अबू सर गोवा को छीन लिया। किससे? तो अबू सर गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी के अंदर। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत कर लिया, तो 1510 ईस्वी के अंदर छीन लिया था। बोलो याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ओके, बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सभी का सही है। अच्छा, उस समय गोवा पर शासन किसका था उसके बारे में अपन बात करें तो उस समय यूसुफ आदिल शाह था। कौन था? तो आप सर यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह था। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने बताओ क्या किया, तो अब सर यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के साथ में जुड़ा हुआ है? ये भी आपके सभी के सभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, सभी का आंसर आना चाहिए। कंफ्यूजन है, ओके कंफ्यूजन है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ए आंसर, ए आंसर। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के साथ में जुड़ा है? देखो टॉपिक वाइज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, सभी की सभी क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, किस वर्ष आपसे पूछा है कि लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, पहले बात तो ये बताओ हड़प नीति लागू किसने की थी, कब हुई थी, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप बोलिए सर ये लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में देखोगे तो इसी को ही कहा जाता है हड़प नीति। क्या कहा जाता है? हड़प नीति, यानी राज्य को हड़प लिया जाएगा। कब हड़पा जाएगा? जब संतान नहीं होगी, जब इस राजा के संतान नहीं होगी तो इस राज्य को क्या कर लिया जाएगा, तो हड़प लिया जाएगा। और ये नीति अपनाई थी किसने? तो आप सर इसमें से ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। कब अपनाई थी सबको याद है ना, 1848 ईस्वी को। प्रारंभ कब होती है याद रख लेना, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन ये प्रारंभ होती है 1848 ईस्वी के अंदर। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है चलिए, अच्छा किसको हड़पा, सबसे पहले नंबर किसका आया हड़पने के अंदर, क्योंकि ये राज्य है। अब इस राज्य के अंदर तो आप बोलोगे सर ये राजा है और इसके कोई भी संतान नहीं है, यानी शासन आगे चलाने वाला नहीं है, तो अंग्रेज इस पूरे राज्य को क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। वही हड़प नीति है, लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी। और सबसे पहले 1848 में नंबर आता है सतारा का। किसका? तो आप बोलोगे सर सतारा का। सतारा के बाद में 1849 ईस्वी में नंबर आया जैतपुर का। किसका? जैतपुर का। जैतपुर का जब पता चला कि भाई जैतपुर को हड़प लिया गया तो इधर से वो संभल रहा था संबलपुर। कौन कर रहा था? तो आप सर संभल रहा था संबलपुर, तो संबलपुर को भी हड़प लिया। किसको? तो आप सर संबलपुर को भी हड़प लिया। उसके बाद में 1852 ईस्वी में उदयपुर को और झांसी को है कब हड़पा? तो आप सर 1853 में झांसी को हड़प लिया। ठीक है ना, याद रख लेना। अब यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके वापस जीडी के अंदर पूछा था, क्योंकि जीडी के मैंने पेपर जीके के सारे करवा दिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पता है मुझे क्या क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के अंदर आपको बताना था कि भाई यहां से पूछा था अवध के बारे में। किसके बारे में? अवध। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि ये ऐसी चेरी है किसी ने किसी दिन मेरे मुंह में आके गिरी जाएगी, यानी अंग्रेजों के मुंह में आके गिरी जाएगी, ये ऐसी चेरी है। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसके बारे में कहा? अवध के बारे में। अब बताओ, अवध था वहां पे तो बच्चे भी था, यानी संतान भी थी। इस अवध वाले शासक के क्या थी? संतान भी थी। फिर भी इसको हड़प लिया कुशासन का आरोप लगाकर। किसका? तो आप बोलोगे सर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी को इसको हड़प लिया जाता है। बोलो समझ में आया इतना? तो ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, अवध इंपोर्टेंट कर लेना। ठीक है ना, बाकी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आप सभी को पता है डाक व्यवस्था प्रारंभ होती है, रेल जो प्रारंभ होती है वो भी आपके इसी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रासदी कहां घटित हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी के बारे में आपसे पूछा है, तो बताइए कुशासन का आरोप लगाकर बिल्कुल अवध को हड़प लिया था। ठीक है ना, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। ब्लैक होल, तो आप बोलोगे सर ब्लैक होल, बिल्कुल ये ब्लैक होल है। यहां पर एक कमरा है, यहां पर एक छोटा सा कमरा है। कितना सा? तो आप बोलोगे सर ये छोटा सा ये कमरा बनाया हुआ था यहां पर। ओके, यहां पर ये एक छोटा सा कमरा और इसमें कितने 146 अंग्रेजों को इसके अंदर। और बात कब की है? जून की बात है। कब की बात है? तो आप सर जून में। कितनी गर्मी रहती है उस समय बंगाल का? उस समय हम बात करें बंगाल का, देखो बंगाल के बारे में अपन बात करें, उस समय बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। कौन था? तो आप सर सिराजुद्दौला था। ठीक है, इस सिराजुद्दौला ने क्या किया? इस सिराजुद्दौला में जून के समय की बात है। कब की बात है? तो बोलोगे सर ये जून के अंदर है, 1757 के आसपास में, 1756 के आसपास में ये ब्लैक होल की घटना होती है। ठीक है, इस समय क्या किया इसने? 146 अंग्रेजों को इस कमरे के अंदर बिठाया और बोले कि रात रात बैठे रहो। जब सुबह हुई तो सिर्फ और सिर्फ
123 ही मरे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ कितने मरे हुए थे? 123 ही। सिराजुद्दौला ने सोचा कुछ और मर जाते तो ठीक रहता, लेकिन 123 ही मरे, लेकिन एक छोटे से कमरे के अंदर 143 को ठूस ठूस के भर दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक होल त्रासदी। और ब्लैक होल त्रासदी कहां पे घटित हुई थी, इसी के बारे में आपसे पूछा है। तो आंसर बताओ जल्दी से इसका आंसर। 6 में 3 आंसर आ रहा है, मुर्शिदाबाद के अंदर। ओके, और बताइए इसका आंसर। मुर्शिदाबाद, 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 ठीक है। लेकिन आंसर बी आंसर कलकत्ता के अंदर। कहां पर होता है ब्लैक होल की घटना? कहां पे होती है? कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना। कलकत्ता के अंदर, बहुत अच्छा किया था, ठीक है, बहुत अच्छा किया था। कलकत्ता के अंदर होती है ब्लैक होल घटना। कहां पे हुई? कलकत्ता के अंदर। ओके, चलिए तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। अच्छा सर, इसके बाद में अंग्रेज आएंगे नहीं क्या? अंग्रेजों को पता चलेगा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसके बाद में अलीनगर की संधि होती है, ठीक है ना। कलायू और सिराजुद्दौला के मध्य, किस किस के मध्य? तो आप बोलोगे सर कलायू के मध्य, कलायू और सिराजुद्दौला के मध्य एक संधि होती है, उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अलीनगर की संधि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्न में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? सौंप किसको दिया गया था? ओके, इसका बारे में आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। श्रीरंगपट्टनम, थोड़ा ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है ना, थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चन पढ़ना। श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय निम्न में से, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उस समय शासक कौन था? तो आप बोलोगे सर टीपू था। कौन था? टीपू सुल्तान। कौन सा सुल्तान? तो आप बोलोगे सर टीपू सुल्तान था। ये एग्जाम में आपके जीडी के अंदर काफी 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है टीपू सुल्तान का, याद रख लेना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, याद रख लेंगे। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? 1792 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1792 के अंदर। लेकिन एग्जाम में बिल्कुल मैसूर मैसूर, मैंने कहा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, फिर भी आप नहीं समझे है ना। मैसूर क्यों देगा बताओ? टीपू सुल्तान मैसूर दे देगा क्या? पहले तो ये सोचो आप सभी के सभी मैसूर देने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा घुमा के क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है तो मैसूर तो होगा नहीं, इसका मतलब मैसूर तो होगा नहीं, है ना। टीपू सुल्तान मैसूर क्यों दे देगा? पहले तो ये देखो। आप ब्रिटिश को, ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया था, सौंप दिया था क्या? पहले बताओ। क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 ईस्वी में, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। जब मैसूर सौंप देगा तो इतने सालों तक क्या करेगा बताओ? यहाँ पर टीपू सुल्तान क्या करेगा? जंगलों में घूमेगा? नहीं घूमेगा जंगलों में। तो आप बोलिए सर बिल्कुल बात तो सही कर रहा है, घुमा के क्वेश्चन तो पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पर समझ में भी आता। ब्रिटिश को सौंप दिया था, मालाबार तट सौंप दिया था। कौन सा तट है? डी आंसर जिन्होंने दिया था उन सभी का आंसर सही है। कौन सा तट सौंप दिया था? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मालाबार तट सौंप दिया था। कौन सा तट है? मालाबार तट है, याद रख लेना, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में टीपू सुल्तान ने यह संधि की थी, याद रख लेना। ओके, इतना याद रह जाएगा। 1799 के अंदर टीपू की क्या हो जाती है? तो आप बोलोगे सर मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए 1799 में, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था 1798 ईस्वी। 1798 ईस्वी के अंदर एक संधि होती है, सहायक संधि। कौन सी संधि होती है? सहायक संधि। तो सहायक संधि के तहत इसको क्या कर लिया जाता है? तो यहां पर जो भी अगला शासक बनता है उसे सहायक संधि कर मैसूर को भी मिला लिया जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? आज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी क्लास के अंदर, किसी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो ठीक है ना, सभी के सभी जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। बिल्कुल, ये लास्ट युद्ध हुआ था जो चौथा आपके यहाँ पर आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके अंदर मर गया था, ठीक है ना। ओके, टीपू सुल्तान याद रख लेना, उसके साथ में एक जेकोबिन क्लब का स्थापना की थी। किसकी? जेकोबिन क्लब। आपसे पूछ लिया जाए ना टीपू सुल्तान के समय किसकी, कौन से क्लब की स्थापना हुई? जेकोबिन क्लब की। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने लगाया। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो बताइए जल्दी से, बक्सर का युद्ध। बक्सर का तो नहीं लिखा हुआ? बक्सर, बिल्कुल ठीक है, बक्सर ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए, तो बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही हो गया। इसमें तो मुझे पता था, गलती कोई नहीं करोगे। बक्सर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। कब होता है? तो आप बोलोगे सर 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को युद्ध हुआ, वो हुआ था बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। अब भाई बक्सर के युद्ध के अंदर सर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों का भारत पर सत्ता स्थापित हो गई? तो आप बोलोगे सर ऐसा ये हुआ कि इस समय बंगाल हारा। कौन हारा? तो आप बोलोगे सर बंगाल हारा, ठीक है। इस समय मुगल हारे, इसी के साथ में कौन हारे? तो आप बोलोगे सर मुगल हारा। कौन हार गया? तो आप बोलोगे सर मुगल हार गया। और अवध का शासक भी हार गया। किसका? तो आप बोलोगे सर बड़े बड़े जो राज्य थे वो हार गए, ठीक है। बंगाल का शासक
कौन? तो आप बोलोगे सर बंगाल का शासक था सुजाऊ दौला। बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक था सुजाऊ दौला था। ठीक है चलिए। अच्छा उस समय मुगल शासक कौन था? तो आप बोलोगे सर मुगल शासक था वो था आपके शाह आलम, शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। और अवध का शासक कौन था उसके बारे में अपन बात करें तो अवध का शासक था मीर कासिम था, मीर कासिम था। ठीक है ना। तो अवध का शासक था मीर कासिम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, न कि शाह आलम प्रथम था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि मुगल शासक था बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम था और इधर से सुजाउद्दौला। इन तीनों सेनाओं को हराया। इन तीनों सेनाओं को किसने हराया? तो आप बोले सर हेक्टर मुनरो ने हराया। किसने हराया? तो आप बोले सर हेक्टर मुनरो ने हराया था। तो याद रख लेना। अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया। और यहां पर बंगाल में आपके बंगाल, मुगल और अवध तीनों हारते हैं। अब बताओ इतने बड़े यहां पर साम्राज्य को हराएंगे तो अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। और इसके बाद में अंग्रेजों का यहां पर बक्सर के युद्ध के बाद में क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है, अपना साम्राज्य है वो स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग सर बक्सर के युद्ध के बाद में कोई संधि वगैरह हुई है क्या? तो संधि याद रख लेना, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि है। कौन सी बात की? तो आप लोग सर इलाहाबाद की संधि है। ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए इलाहाबाद की संधि कब हुई? बक्सर के युद्ध के बाद में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, फिक्स एक क्वेश्चन। पिछली बार जीडी के अंदर आपके फिक्स एक क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त से एक क्वेश्चन था आपका स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी व्यवस्था से एक फिक्स क्वेश्चन था। ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था के अंदर किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर किसी ना किसी दिन यहां पर ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कौन देता है इसका आंसर सबसे पहले। ठीक है। नो का आंसर सी, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अच्छा वेलेजली को तो सहायक संधियां करने में समय नहीं मिल रहा था, कहां पे वो करेगा, है ना। वेलेजली तो कहां से कर दोगे आप? डी आंसर दे रहे हो। वेलेजली तो चांस ही नहीं था ना। एड आने लग गया, एक मिनट। चलिए डी आंसर बिल्कुल, चलिए डी आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर होगा। वेलेजली की तो सभी को अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कौन सी ये संधि है, तो वेलेजली की तो 1798, जब भी नाम आ जाए ना 1798 की सहायक संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? सहायक संधि है। ठीक है। मैंने पूछा है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कानवालिस, कौन सी? तो आप बोलोगे सर कानवालिस थे। कौन थे? आप बोलोगे सर कानवालिस थे। ठीक है ना। चलिए याद रख लेना। क्लाइव, अच्छा क्लाइव कहाँ पे? बलायु तो नहीं है। अच्छा ये क्लाइव, बलायु नहीं है, क्लाइव है ना। टाइपिंग वाले में भी थोड़ी सी गलती कर दी थी। ठीक है। अच्छा स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था यानी स्थायी व्यवस्था, आपके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? तो आप बोलिए सर इसी व्यवस्था के और क्या क्या नाम है उसके बारे में अपन बात करें तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसी को कहा जाता है, इसी को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था इसी को कहा जाता है। कहां पे लागू, कब लागू हुई? 1793 ईस्वी में लागू हुई। कब लागू हुई बताइए? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो लागू होती है 1793 ईस्वी में। कानवालिस ने शुरू की थी। कहां पे लागू की? तो उड़ीसा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र के अंदर? उड़ीसा है, बिहार क्षेत्र, और अपन बात करें तो एक कौन सा रह जाएगा? बंगाल क्षेत्र। कौन सा रह जाएगा? बंगाल क्षेत्र। तो याद रह जाएगा। तो उड़ीसा, बिहार और बंगाल क्षेत्र के अंदर स्थायी बंदोबस्त जमींदारी, मैंने क्या लिखा? जमींदारी। इसका मतलब सभी का पूरा का पूरा जो अधिकार किसको दे दिया? तो एक खेती करने वाले को सभी का अधिकार किसान को न देकर किसको दे दिया? जमींदार को अधिकार दे दिया। ये जमींदार क्या करता था? कर वसूलता था। क्या करता था? कर। कहां पर? उड़ीसा के अंदर, बिहार में और बंगाल क्षेत्र के अंदर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दो, जल्दी से इसका आंसर। और जितने भी जुड़े भाई एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, है ना। सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइब, कम से कम एक दिन में कम से कम 100 तो आए, कम से कम है। इतनी क्लासें लेते हैं, 100 सब्सक्राइब भी नहीं आते हैं आपके पूरे।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। जीके गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे थे, बीजी तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, इनमें से कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। 10 में ए आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1905 में होती है। कहां पे होती है? बंबई के अंदर होती है। कहां पे होती है? तो बंबई के अंदर। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, चलिए बिल्कुल अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वॉइस राय, वॉइस राय है ना, वॉइस राय नहीं है भाई, यहां पर वॉइस राय है ना, वॉइस राय, वायसराय के काल में शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के शासनकाल में शुरुआत होती है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ओके, नीजू का आंसर मुंबई के अंदर, बिल्कुल ठीक है। नहीं आ रहे हैं ना, नहीं भी आ रहे, वो भी नहीं आ रहे हैं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ है? सी, रिपन के काल में बजट व्यवस्था। डी आंसर एल्गिन के, रिपन। 1861 का अधीन, आपको पता होगा, आप पढ़ के आए हो, मैंने आपको कहा था 1861 का ये आपके एक्ट था। कौन सा एक्ट था? तो आप बोले सर 1861 का एक्ट विधान परिषद का गठन होता है। किसका गठन होता है? तो आप बोले सर विधान परिषद का गठन होता है। अब जब विधान परिषद का गठन होगा तो बजट भी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको यह नहीं पूछा कि भारतीय बजट में शामिल होंगे, भारतीय बजट में नहीं, भारत में बजट व्यवस्था आरंभ हुई है, यही तो पूछा आपसे। तो 1861 के एक्ट के तहत जब विधान परिषद का गठन कर लोगे, जब पैसे नहीं रहेंगे, बजट ही नहीं रहेगा, तो इस विधान परिषद का काम क्या है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी काम नहीं है, तब तो कुछ भी काम नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। और 1861 के आसपास में कौन था? तो आप बोलोगे सर 1861 के बारे में बात करें, इससे थोड़ा सा पहले चल जाएं, 1857 की क्रांति, तो आप बोलोगे सर केनिन था। कौन था? तो आप बोलोगे सर केनिन था। फिर ये वाइसराय बन गया, तो आप बोलोगे सर ये वाइसराय बन गया, तो इसका मतलब 1861 में भी कौन था? लॉर्ड केनिन था। कौन था? लॉर्ड केनिन था। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था, इसके बारे में। स्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। स्थायी स्वशासन का स्थायी स्वशासन का जनक पूछा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। डोरवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, हेलो आपको। ओ निजू हमारे साथ में जुड़े हैं, जाट, ओके जाट हमारे साथ में जुड़े हैं, मोंती कुमारी हमारे साथ में जुड़े हैं, रिंकू आंसर, मोंती कुमारी का ए आंसर बिल्कुल। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि रिपन के शासनकाल में ही सर्वप्रथम अपनी क्या होती है? वास्तविक जनगणना प्रारंभ होती है। और वास्तविक जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो अब सर वास्तविक जनगणना प्रारंभ होती है 1881 ईस्वी के अंदर। कौन सी जनगणना है? वास्तविक जनगणना, ठीक है, याद रख लेना, जनगणना है। ये प्रारंभ कब हुई? तो 1881 ईस्वी के अंदर। अच्छा, इसके शासनकाल में और भी कुछ हुआ था क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हुआ था। 1882 ईस्वी के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था इसने। किसने? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो इसको समाप्त किसने किया? तो आप बोलोगे सर समाप्त किया है वो लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है किसका? तो आप बोलोगे सर स्थायी स्वशासन का जनक। वास्तविक जनगणना इसी के शासनकाल में होती है। अच्छा, जनगणना प्रारंभ कब हुई? तो आप बोलोगे सर जनगणना प्रारंभ होती है, ठीक है, अच्छा जे है क्या? ठीक है, चलिए जाट नहीं हूँ, अच्छा ठीक है, चलिए वो क्या है कि दूर से, इतना थोड़ा दूर है स्क्रीन, तो उसमें नाम आपको ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है। रिपन के बारे में अपन बात कर रहे थे यहाँ पर, तो रिपन के बारे में याद रख लेना, वास्तविक जनगणना एक तो, और इसी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ठीक है, अपने नाम लिख लिया करो, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो फिर भी नाम लिख लिया करो। चलिए अगला अपन बात कर रहे थे यहाँ पर, और हम चर्चा कर रहे थे जनगणना के बारे में। 1872 के अंदर जनगणना होती है। कब होती है? तो बोलिए सर 1872 के अंदर जनगणना होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, जे, अच्छा जे नाम है, ठीक है, चलिए वो क्या कि दूर से आपका ऐसा नाम दिखता है कि यहाँ से, तो फिर ऐसी तरीके से मैं अंदाजे से बोलता हूँ, है ना, सभी के नाम, ठीक है।
क्योंकि दूर स्क्रीन रहती है तो दूर स्क्रीन पर ऐसे इस तरीके से दिखता है कि भाई वहां पे। ठीक है, जे, अच्छा जे नाम है, ठीक है चलिए ओके। भारत में पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? अपना पहला कारखाना खोला था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है चलिए, कंचन का, सुनीता का आंसर, निशा का आंसर और सेठी का आंसर बिल्कुल बी आंसर दे रहे हैं, मुसलीपट्टनम। बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, मुसलीपट्टनम। अंग्रेजों के बारे में तो सबको पता ना, अंग्रेज कब आए थे भारत के अंदर, कितने वर्षों के लिए आए थे, सबसे पहले कौन आया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है चलिए, मुसलीपट्टनम मुसलीपट्टनम मुसलीपट्टनम, सभी का आंसर, सभी का सही भी आंसर आ रहा है। ठीक है चलिए, थोड़ा सा बात कर लेता हूं अंग्रेजों के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखो, अंग्रेज सर्वप्रथम बताओ, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कितने वर्षों के लिए भारत में आती है? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो अब सर 31 दिसंबर को स्थापना होती है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यहां पर स्थापना होती है। सबको पता है ये तो अब्दुल सर ये तो बिल्कुल पता है। सबसे पहले कौन आया अंग्रेजों में? कैप्टन हॉकिंस आता है। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है। ठीक है, कौन सी जहाज में आया? तो अब्दुल सर जहाज का नाम है हेक्टर नामक जहाज। कौन सी जहाज है? हेक्टर नामक जहाज पे आया था। ठीक है चलिए, अगला अपन बात करें, कैप्टन हॉकिंस कब आता है? 1508 ईस्वी में। कब आता है? 1508 ईस्वी के अंदर आता है। ठीक है, किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। 1505 में आता है ये, शायद 1505 में है ना, 1605 में, 1605 के अंदर आता है। ठीक है चलिए, अगला अपन बात करें 1611 ईस्वी के अंदर, लगभग 1611 ईस्वी के आसपास में अपन बात कर लेते हैं। और 1611 ईस्वी के अंदर मुसलीपट्टनम के अंदर, मुसलीपट्टनम के अंदर पहली जो व्यापारिक कोठी बनती है, क्या बनती है? तो अब सर मुसलीपट्टनम के अंदर 1611 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी बनाई। 1613 के अंदर सूरत के अंदर व्यापारिक कोठी बनाते हैं। सूरत में व्यापारिक कोठी, इंपोर्टेंट कर लेना, सूरत में 1613 में, 1611 के अंदर मुसलीपट्टनम के अंदर। समझ में आ गया? तो बिल्कुल यही तो क्वेश्चन पूछा था, 1611 में अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां पे खोलते हैं? मुसलीपट्टनम में खोलते हैं। ठीक है, और 1615 ईस्वी के अंदर देखोगे तो 1615 ईस्वी के अंदर आता है सर टॉमस रो आता है। क्या नाम आता है? तो अपने सर 1615 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो आता है। टॉमस रो स्मिथ किसके दरबार में आया? तो अब सर जहांगीर के दरबार में। ये भी किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर से ये कहां पे मिलता है? तो ये मैगजीन का किला, कल मैंने आपको बताया था मैगजीन का किला, तो आज आप मुझे बताइए मैगजीन का किला कहां पर स्थित है, कहां पे मिलते हैं ये? तो मैगजीन के किले में। और मैगजीन का किला कहां पर है? मैंने आपसे कमेंट करके पूछा है कि मैगजीन का किला कहां पर है, तो आप बोल सर मैगजीन का किला अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, तो व्यापारिक टॉमस रो को बताओ क्या कर देता है? तो यहां पर जहांगीर है वो व्यापार करने के लिए अनुमति दे देता है। तो आपसे पूछा जाए किसको अनुमति दी जहांगीर ने, तो आप बोलोगे सर टॉमस रो स्मिथ को दी। किसको? टॉमस रो स्मिथ को, बाकी किसी को भी नहीं दी थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक कौन थे? कौन थे बताइए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, वो होती है 31 दिसंबर को। कितने दिसंबर? 31 दिसंबर 1600। अकबर की मृत्यु कब हुई? तो आप बोलोगे सर अकबर की मृत्यु होती है वो 1605 ईस्वी को। तो इस समय यहां पर मुगल शासक कौन था? तो आप बोलोगे सर उस समय मुगल शासक था वो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सभी का सही है। अजमेर आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुनीता का जे का आंसर, सेठी का आंसर, मोंती कुमारी का, रिंकू का, जेनिस का आंसर। ठीक है चलिए ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था उसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 ईस्वी को होता है। ठीक है, सदाशिव राव थे। कौन थे? तो सर सदाशिव राव थे। ठीक है ना, सभी को पता भी होगा, सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, और कब होता है? तो अब सर 1761 में। ठीक है, ये याद रख लेना। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है किस पर? मराठाओं पर। किस पर? मराठाओं पर। बिल्कुल सभी का आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन है? अब बताइए, जल्दी से बताओ। अभी पूरा का पूरा मैंने आपको कहा था सहायक संधि प्रारंभ के बारे में। ठीक है ना, बताइए जल्दी से। पूरा बता रखा है मैंने सहायक संधि के बारे में, तो गलत किसी का भी होना नहीं चाहिए। जल्दी से बता दीजिए। सहायक संधि, सहायक संधि, घेरे की नीति, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इसको, यह आपको बताना है सहायक संधि। ठीक है ना, चलिए तो बताओ जल्दी से। मराठा आंसर, सी आंसर, हितेश साहू सी आंसर ओके। पूजा का आंसर ओके, मोंती कुमारी का
जे का आंसर ठीक है, रिंकू का, मोंती का, सुनीता का आंसर 1798 में, बिल्कुल सभी का आंसर भी सही है। और ए आंसर बिल्कुल सभी का सही भी आंसर है। देखो सहायक संधि जब भी नाम आ जाए ना, तो एक तो लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, हड़प नीति का कंफ्यूजन मत हो जाना है ना। हड़प नीति से आप क्या है कि हड़प नीति सहायक संधि एक जैसी कर लेते हो। ये तो देखो सहायता करेंगे, क्या करेंगे, तो आप बोले सर ये राज्य है, अब यहाँ पे एक राजा है, ठीक है चलिए सर ओके, यहां पे एक राजा था, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, वेलेजली थोड़ा होशियार टाइप का आदमी था, ये कौन था, तो बोले सर वेले जली था, ठीक है। अब ये क्या किया, इसने किया, इसके पास, इस राजा के पास में गया और बोला कि तुम्हारे ऊपर ये यदि राजा आक्रमण करेगा, ये वाला राजा यदि आक्रमण करेगा ना, तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सहायता, ठीक है। ये की ये बात इधर जाकर बोला कि ये वाला यदि तुम्हारे पर आक्रमण करेगा ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर सहायता करूंगा। अब बताओ, जब ये इधर जाकर भी सहायता करेगा, इधर जाके भी सहायता करेगा, तो किधर जाके सहायता करेगा, तो आप बोलोगे सर किधर भी जाके नहीं करेगा, बाद में युद्ध ही नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, युद्ध ही नहीं होंगे। इसी हिसाब से आप देखना 1798 के अंदर वेलेजली की सहायक संधि होती है, इसके बाद में आपको ना के बराबर आपको ये है वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर युद्ध मिलेंगे, क्या मिलेंगे, युद्ध, न के बराबर युद्ध मिलेंगे। इसके बाद में युद्ध हुए ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में युद्ध कारण क्या था, तो आप बोलोगे सर इसके बाद में युद्ध इतने हुए नहीं, आपस में जो राजाओं के जो युद्ध थे वो बहुत कम होने प्रारंभ हो गए, क्यों, क्योंकि यहां पर सहायक संधियां होने लग गई थी। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था, कौन था, तो आप बोलोगे सर हैदराबाद का निजाम था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेलेजली का शासनकाल था, वो था 1798 ईस्वी, कब से, 1798 ईस्वी से लगा के 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल था लॉर्ड वेलेजली का। सबसे पहले हैदराबाद का नंबर आया, किसका, तो आप बोलोगे सर हैदराबाद ने। उसके बाद में मैसूर ने भी सहायक संधि की थी, किसने की थी, मैसूर ने, अभी मैंने आपको कहा था, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आपने बताया था अभी, क्योंकि 1799 ईस्वी के अंदर, 1799 ईस्वी में टीपू की हो जाती है मृत्यु, और टीपू की मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मैसूर का शासक टीपू जब समाप्त हो गया, तो अब सहायक संधि जो अगला शासक आएगा वो क्या कर लेगा, सहायक संधि कर लेगा, क्या कर लेगा, सहायक संधि। तो आपसे पूछ लिया जाए ना कि बताओ मैसूर ने कब किया, तो आप बोलोगे सर टीपू की मृत्यु के बाद में 1799 ईस्वी में, कब, 1799 ईस्वी के अंदर, ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1801 में अवध था और मराठाओं ने किया था, वो किया था 1802 के अंदर, ठीक है। तो अवध 1801, मराठाओं ने किया था, तो वो सहायक संधि की थी, वो 1802 ईस्वी में की थी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बारे में आपसे पूछा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध कब होता है, मैं बात कर रहा हूं प्लासी के बारे में। सबसे पहले तो एग्जामिनर यह पूछेगा आपसे कि प्लासी है कहां पर, तो आप बोलोगे सर बंगाल के अंदर है, कहां पर, बंगाल में, और कहां पर, तो आप बोलोगे सर नादिया जिले में, कौन से जिले के अंदर, नादिया जिले के अंदर है, याद रख लेना, कौन से जिले के अंदर, नादिया जिले के अंदर। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप बोलोगे सर 23 जून 1757 को होता है, कब होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें, तो आप बोलोगे सर बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल का कोई शासक था क्या, तो बंगाल का शासक था सिराजू दौला, कौन था, सिराजू दौला था। अच्छा, सिराजू दौला का सेनापति का नाम इंपॉर्टेंट है, सेनापति, क्योंकि इसी ने विश्वासघात किया था। सिराजू दौला का सेनापति कौन था, तो आप बोलोगे सर मीर जाफर था, क्या नाम था, मीर जाफर था, ठीक है। चलिए मीर जाफर था, ओके, ये भी समझ में आ गया। अब अपन बात करें उस समय प्लासी के युद्ध के समय कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, वो आपको बताना है, कौन था, तो अब सर क्लाइव था, कौन था, सी आंसर, सभी का आंसर सही आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव था, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है ना। ये क्लाइव है वो किसको मिला लेता है अपने पास में, तो अब सर ये क्लाइव है थोड़ा सा होशियार टाइप का आदमी था, और इसने किसको मिला लिया, मीर जाफर को, आजा क्या बोला, कि आजा तुझे क्या बना दूंगा, मैं शासक बना दूंगा बंगाल का, इसको मारना है बस, किसको मारना है, सिराजुद्दौला को मारना है। ये रॉबर्ट क्लाइव इस मीर जाफर को कहता है। इस मीर जाफर को कहा जाता है क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, तो क्लाइव का गीदड़ के नाम से, इंपॉर्टेंट है, क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन, बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है, तो आप सर क्लाइव का गीदड़ कहते हैं मीर जाफर को, किसको, मीर जाफर को कहते हैं, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल्ट मैकेंजी ने, कौन से मैकेंजी, तो आप बोलोगे सर हाल्ट मैकेंजी, मंकी जी नहीं है, ऐसे थोड़ा देख लेना है ना, आप बोलोगे सर हाल्ट मंकी जी है ना। हाल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्न में से कौन सी विधि विकसित की है, इसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मीर जाफर, हाँ बिल्कुल, दोगला था, है ना, दोगला था वो, जाके मिल गया था।
बताओ जल्दी से। सभी जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दो ना। देखो क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो थोड़ी सी स्पीड से भी अपन चलते हैं, साथ में व्याख्या इतनी मस्त बताता हूँ रहता हूँ आपको, तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है भाई, वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो, है ना। चलिए तो बताइए, हार्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्न में से कौन सी विधि विकसित की है, इसके बारे में आपको बताना है। नो आइडिया, ओके कोई बात नहीं। जय हिंद। जाला, ओके। निशा, ठीक है चलिए बताइए जल्दी से बताओ। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, चलिए बिल्कुल आपको पता भी होगा। स्थायी बंदोबस्त तो नहीं कर रहे हो ना? स्थायी बंदोबस्त तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको कहा, महलवाड़ी व्यवस्था ए आंसर नहीं होगा। महलवाड़ी व्यवस्था बिल्कुल सही आंसर है आपका। महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ होती है? 1822 के अंदर। महलवाड़ी व्यवस्था कहां पे प्रारंभ होती है? तो आप बोलोगे सर ये प्रारंभ होती है उत्तर भारत के अंदर। कौन से भारत के अंदर? उत्तर भारत। तो आप बोलोगे सर उत्तर भारत में भी कौन से क्षेत्र में? पंजाब वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पंजाब। और आपका ये मध्य प्रांत हो जाएगा इसी के साथ में यूपी वाला क्षेत्र। कौन सा? यूपी वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंदर उत्तर भारत में कौन सी व्यवस्था लागू थी? महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। हाल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी 1820-22 के आसपास में। सही जो डेट है वो 1822 हो जाएगी। ओके चलिए समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपके एग्जामिनर और थोड़ा सा होशियार बने और क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इसका विस्तार किसने किया था? ये तो इसने लागू किया था। किसने किया था? तो अब सर राजस्थान में नहीं थी, है ना। राजस्थान में कोई भी ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर नहीं थी। राजस्थान में महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर उत्तर भारत आ गया तो राजस्थान भी बताएंगे, राजस्थान में ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं। पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में लागू थी। ओके चलिए, हाल्ट मैकेंजी के बारे में मैंने आपको कहा कि हाल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था शुरुआत की थी। इसका विस्तार किसने किया था? मार्टिन बर्थ ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे आगे कभी पूछा जाएगा तब आपको याद आएगा कि सर ऐसा नाम सुना हुआ है, मार्टिन बर्थ। कौन है? तो आप सर मार्टिन बर्थ है। इसने इसका इस महलवाड़ी व्यवस्था का क्या किया? तो आप सर विस्तार किया, सबसे ज्यादा विस्तार। और उत्तर भारत के अंदर, कौन से भारत के अंदर? उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था का विस्तार का जनक, यानी इसका जनक के बारे में भी आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलोगे सर ये कौन है? मार्टिन बर्थ है। हाल्ट मैकेंजी ने सिर्फ शुरुआत की थी, विस्तार किया था वो मार्टिन बर्थ ने किया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई थी। फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। वाईटी शॉर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, जय श्री राम आपको। ओके सर मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए ठीक है। ओके मुंड्रो, रेतवाड़ी बिल्कुल ओके, मुंड्रो है बिल्कुल, ठीक है ना। रेतवाड़ी का है, मुंड्रो है। चलिए जय श्री राम, बी आंसर दे रहे हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद, बॉम्बे, कोलकाता, अहमदाबाद, अच्छा। सब टप्पे लगा रहे हो। ये भी नहीं पता है, फोर्ट ग्लास्टर भी नहीं पता। कितनी बार मैंने बता दिया, फोर्ट ग्लास्टर के बारे में तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें ही तो क्या गलत कर रहे हो। कोलकाता, अब बिल्कुल सभी का आंसर सही आने लग गया। मैंने आपको काफी बार नहीं बताया, ये मैंने कहा था जब भी कपड़ा मिल आ जाए, कौन सी मिल आ जाए? तो आप सर कपड़ा की मिल आ जाए तो सबसे पहले मिल लगी थी वो लगी थी 1818 ईस्वी में। विफल रही थी, कैसी रही? तो आप सर सफल रही या विफल? विफल रही। फोर्ट ग्लास्टर में लगी थी। कहां पे लगी? फोर्ट ग्लास्टर में। फोर्ट ग्लास्टर कहां पर? तो आप सर कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता में। बस इतना सा तो चीज याद रखनी थी कपड़ा मिल के बारे में। पहली कपड़ा मिल फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता के अंदर लगती है। विफल रही थी फोर्ट ग्लास्टर में, बिल्कुल सही है। पहली सफल मिल तो आप सर कावरसी डाबर द्वारा। किसके द्वारा? कावरसी, कावरसी डाबर, कावरसी के बारे में अपन बात करें तो ये डाबर के द्वारा ये लगी थी। कहां? बंबई में लगी थी। कहां पे? बंबई में, ठीक है। तो ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कावरसी डाबर के द्वारा है। ये आपके लगी थी मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर लगी थी। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफल थी, जो मुंबई में लगी थी वो आपके सफल थी। सर आपकी चैनल कैटेगरी क्या है? स्टडी है ना? चैनल कैटेगरी है वो स्टडी है। ओके हाँ, स्टडी से है, एजुकेशन से कैटेगरी। ओके ठीक है। 1854 बॉम्बे, ठीक है। और हितेश साहू का, पूजा का आंसर, जे का आंसर, ओह ठीक है चलिए 1854 बॉम्बे।
हाँ 1854 या 56 के आसपास में लगी थी, ठीक है ना, 1854 या 56 के आसपास में लगी थी शायद। स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुआ है? जूट तो सभी को पता है, जूट को ही क्या कहा जाता है, मैंने आपको कहा पटसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटसन, राष्ट्रीय पटसन नीति 2005, ठीक है, ओके। तो अगला बताइए, सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया? जूट मिल के बारे में आपसे पूछा है, तो जूट मिल बताओ कहाँ पे? तो आप बोलोगे सर जूट होती है वो कहाँ पर होती है? बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल यहाँ पर आंसर सभी का सही भी आंसर है, इसमें तो ज्यादा आपके दिक्कत आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा पूछा है, वुडन डिस्पैच कब का है? वुडन डिस्पैच कब का है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। वुडन डिस्पैच किसके शासनकाल में? तो आप बोलोगे सर डलहौजी के शासनकाल में आया था। वुडन डिस्पैच कब आया? तो आप बोलोगे सर डलहौजी के, डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। कौन था? तो आप बोलोगे सर डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। शिक्षा नीति इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। पहले बता रहा हूं, शिक्षा वाली जो नीति है अंग्रेजों की, उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक तो हंटर आयोग पूछा जाता है। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर ये शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से। वुडन डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर शिक्षा से संबंधित है। वुडन डिस्पैच कब का है? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है। और उस समय गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इसी वुडन डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप बोले सर ऐसा क्या कर दिया इसने, मेग्ना कार्टा कहा जाता है? इसमें यह कहा कि जो भारतीय, जो आप शिक्षा दे रहे हो ना, भारतीयों को जो शिक्षा दे रहे हो, उसमें 1 लाख रुपए तो आपको खर्च करने ही करने हैं शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर तो 1 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे आपको। 1854 की है। कब की है? 1854। जिन्होंने सी आंसर दिया था, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बना दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। अंग्रेजी शिक्षा को मान्यता कब दे दी गई थी? बताइए जल्दी से इसका आंसर। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, यह आपसे पूछा है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सी का आंसर सही है, ओके। जदीप सी अच्छा, इतनी दूर से देखो, थोड़ा नाम में थोड़ा सा देखो, मैं क्या है कि नाम अंदाजे से लेता हूँ ना, तो कभी कभी किसी का नाम थोड़ा सा सही नहीं आए तो ऐसे गुस्सा मत होना, है ना, सभी के सभी। ओके, वाई टी के सर, फर्स्ट टाइम एसएससी का फॉर्म भरा है और मैं बहुत कम कम पढ़ते हो तो भाई थोड़ा ज्यादा पढ़ो, है ना। एसएससी के अंदर, एसएससी आपके 2024 में मई जून के अंदर वापस भर्तियां हैं आपके, बड़ी भर्तियां आएगी। अभी भी बता रहा हूँ आपको, अच्छे से तैयारी रखो, पहले से तैयारी रखोगे तभी होगा। 1857, 1835, 1835 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सुनीता का आंसर और मोंटी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 1835 आंसर बिल्कुल सही है। 1835 में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर माध्यम बना लिया था। अंग्रेजी शिक्षा को, किसको? अंग्रेजी शिक्षा को, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 1833 का एक्ट था, मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था मैंने, 1833 का एक्ट। और इस एक्ट के तहत, ये मैंने लिखवाया था 12.15 वाली क्लास में, आपको याद होगा 12.15 वाली क्लास में, 1833 के एक्ट के तहत 1835 के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को क्या बना दिया था? अंग्रेजी शिक्षा को है वो माध्यम बनाया था। ये मैंने पूरा का पूरा लिखवाया है। आप 12.15 वाली क्लास देखे हो तो आप जरूर देख लेना, नहीं देखे तो ठीक है, ये वाली क्लास इसमें पॉलिटी के अंदर मैंने लिखवाया था 1837 के एक्ट के अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हरिजन किसका है? हरिजन के बारे में अपन बात करें, ये तो महात्मा गांधी का है। किसका है? तो आप बोलिए सर महात्मा गांधी का है, ठीक है ना, ये तो आपके महात्मा गांधी का। गद्दर के बारे में अपन बात करें, गद्दर पार्टी के बारे में, 1913 के अंदर लाला हरदयाल और कौन थे? तो आप बोलिए सर लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। केसरी के बारे में अपन बात कर सकते हैं, केसरी किसकी है? तो आप बोलिए सर लोकमान्य तिलक की। किसकी? तिलक की। किस में आता था? तो आप बोलिए सर मराठा के अंदर, मराठी के अंदर और अंग्रेजी के अंदर। किसमें? अंग्रेजी के अंदर ये प्रकाशित हुआ था 1881 ईस्वी के अंदर। कब? 1881 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर। महात्मा गांधी ने कौन सा शुरू किया, इसके बारे में बिल्कुल महात्मा गांधी के कल और चर्चा करेंगे। अभी तो देखो आधुनिक भारत के 3 वीडियो आएंगे आपके। आधुनिक भारत के कितने आएंगे? 3 वीडियो आएंगे, 34 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर लेना।
ए आंसर, इंडियन ओपिनियन। बिल्कुल इंडियन ओपिनियन, देखते हैं और भी बताइए। ए आंसर दे रहे हैं, बाकी सी भी दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, सभी का आंसर बिल्कुल, सभी का सही भी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखो महात्मा गांधी के बारे में अपन बात करें, दक्षिण अफ्रीका के अंदर इन्होंने 1894 ईस्वी में एक तो यहाँ पर नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। मोंटी कुमारी का भी बिल्कुल ठीक है, हितेश का, मोंटी का, निस्वा का, सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो ये याद कर लेना, इंडियन ओपिनियन था। बात कर लेते हैं महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका दौरे के बारे में। दक्षिण अफ्रीका दौरा बताओ क्या, तो आप लोग सर ये तो अब्दुल्ला, कौन, तो आप लोग सर खान अब्दुल्ला थे, उनकी पैरवी करने के लिए गए थे, यहां पर एक केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा भाग लिया यहां पर, और वो है 1894 में इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। किसकी, तो नटाल इंडिया कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की, 1894 के अंदर, 1894 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में की थी महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है, वो बताओ कब, तो आप लोग सर 1903 के अंदर प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है, 1903 के अंदर समाचार पत्र ये प्रकाशित होता है। ठीक है, 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 के अंदर इन्होंने किसकी स्थापना की, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना बताओ कब की, तो 1904 में की। कहां पे की, दक्षिण अफ्रीका में की। कहां पे की, दक्षिण अफ्रीका में। और इसी के साथ में एक और था फिनिक्स आश्रम के साथ में, टोल स्टॉय, कौन सा, तो आप लोग सर टोल स्टॉय आश्रम। ठीक है, टोलस्टॉय आश्रम के बारे में अपन बात करें तो टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। किसमें, दक्षिण अफ्रीका में। और 1915 में ये वापस आ जाते हैं 9 जनवरी को। कितनी जनवरी को, 9 जनवरी को भारत के अंदर वापस आ जाते हैं। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हो गई थी। झांसी की रानी के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बताइए जल्दी से इसका आंसर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हो गई थी, यह आपसे पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1835 में, 1835 में तो कहां से कर रहे हो आप शहीद, 1835 में शहीद कहां से कर रहे हो। 1835 के अंदर जब पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में थी, 1857 की क्रांति में थी, ऑप्शन में 1857 आपके दे नहीं रखा, तो आप बोलोगे सर कब होगी, तो शहीद कब हो जाएगी, 1858 के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, उस समय अंग्रेज कौन था, अंग्रेज का नाम याद आ रहा है कि मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, ये अभी दिमाग में आ नहीं रहा है ना। जो अंग्रेज था, जो झांसी की रानी के साथ में युद्ध लड़ रहा था, उसने कहा था झांसी के अंदर एकमात्र महिला मर्द थी। एकमात्र क्या थी, तो अब सर एकमात्र महिला मर्द थी जो युद्ध लड़ती हुई शहीद हो गई थी, ये कहा था इसी यहाँ पर अंग्रेज ने। किसने, अंग्रेज ने कहा था। थोड़ा दिमाग से आ नहीं रहा वो, चलिए सोचा था लेकिन नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, कभी और बता देंगे आपको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करने कहां पर भेज दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए सर, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम खुद के लिए इतना, देखो हम पूरी मेहनत करते हैं तो भाई देखो कोशिश करते हैं पूरी डिटेल के साथ में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट। मेरी क्लास में आपको 1 नंबर का कंटेंट मिलेगा। आप एक दिन भी आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर आज वाले के अंदर आपने घास काट दी है ना, घास काट दी का मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, कम टॉपिक दिए, एक भी क्लास नहीं मिलेगी। आप पीछे की क्लासें जाकर देखना, जितनी भी क्लासें हुई वो सभी देख लो। देखो टॉपिक जो एमसीक्यू जिसमें दिए हुए हैं ना, वो तो सारे देख लीजिए, इतना गारंटी के साथ में आपको कुछ भी नहीं आएगा ना, तो भी बहुत कुछ आने लग जाएगा। ठीक है ना, तो भी बहुत कुछ आने लग जाएगा। आप पीछे की क्लासें देखते रहो, अपने दोस्तों को बोलो कि भाई शेयर कर दो कम से कम। ठीक है, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब वगैरह भी जल्दी से जल्दी बढ़ा दो। ठीक है, चलिए तो बी आंसर और डी आंसर दे रहे हैं बर्मा। ठीक है, चलिए डी आंसर और बी, सभी का बी और डी आ रहा है। चलो 1857 की क्रांति आपको पता तो है ना, 1857 की क्रांति के बारे में अपन बात करें तो आप लोग सर कारण क्या था, तो आप लोग सर एक तो कारण हो रहा था 1848 वाली हड़प नीति। कौन सी नीति है, हड़प नीति। सबसे मेन कारण तो यही बन रहा था, हड़प नीति के राज्यों को हड़प रहे थे। इसी के साथ में क्या होता है, तो आप लोग सर ब्राउन बेस राइफल थी। कौन सी थी, ब्राउन बेस राइफल के बारे में अपन बात करें। अब इसमें क्या होता था, जो भी गोली होती थी ना, तो आप लोग सर ये बिल्कुल ये गोली है। अब इस गोली को क्या करना रहेगा, जिस इस पर क्या होता था, एक परत चढ़ी
ढी रहती थी, ठीक है, जिससे इसका यहाँ पर लोहा नहीं लगे, मतलब ऐसा जंग नहीं लगे, ठीक है। तो इस पर एक परत रहती थी, वो ऐसे कहा जाता है कि भाई ये गाय की चमड़ी और सुअर की चमड़ी की थी, तो इसको मुंह से खोलना पड़ता था और फिर इस ब्राउन बेस राइफल में लगाना रहता था। तो एक कारण ये भी हो गया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्रांति प्रारंभ हो गई 10 मई को। कितनी मई को? तो आप सर 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से। कहां से? बैरकपुर छावनी से ये क्रांति प्रारंभ हो जाती है। राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसने किया, तो आप सर राष्ट्रीय नेतृत्व मुगल ने किया। किसने? मुगल, गूगल नहीं है, मुगल है, और वो भी अंतिम है। कौन सा? तो आप सर अंतिम। तो अंतिम मुगल शासक कौन? तो आप सर अंतिम मुगल शासक है वो आपके बर्मा। कौन? तो आप सर अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर। इनको कहां पे भेज दिया? बर्मा भेज दिया। कहां पे भेज दिया? बर्मा। क्यों? क्योंकि देखो क्रांति में भाग लेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया कि आपके बाद में कोई भी शासक नहीं बनेगा, कोई भी शासक नहीं बनेगा। तो सोचा कि चलो अब क्या ही करेंगे, बैठे बैठे इस क्रांति में ही भाग ले लो। क्रांति में भाग ले लिया अंग्रेजों ने। बाद में 1858 में इनको कहां पे भेज दिया? बर्मा भेज दिया। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर शाह, यहां पर बहादुर शाह जफर, ये जफर नाम से कविता लिखते थे, ठीक है ना, जफर नाम से क्या लिखते थे? कविता लिखते थे, ठीक है ना। तो चलिए बहादुर शाह जफर के बारे में अपन बात करें तो बहादुर शाह जफर को कहा, इतना दुर्भाग्य व्यक्ति था, एक शासक होकर, भारत का एक शासक होकर, इसको 2 गज जमीन भी भारत की नहीं मिली थी दफन होने के लिए, ठीक है ना। तो इतना दुर्भाग्य शासक था, एक राजा जो भारत का मुगल शासक, भारत का, जिसको 2 गज जमीन भी नहीं मिली थी, 2 गज जमीन भी दफन होने के लिए भारत की नहीं मिली। बर्मा में इसकी मृत्यु हुई और बर्मा में इसको दफना दिया गया था, ठीक है ना। चलिए ओके, तो अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इतना तो याद रह जाएगा ना कि बताओ ये कब प्रारंभ होती है? 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी से प्रारंभ होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान कौन सा विद्रोह? तो आप बोलोगे सर सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह है, इसके बारे में आपसे पूछा है तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर कि सिपाही विद्रोह के दौरान कब होता है सिपाही विद्रोह? तो आप बोलोगे सर 1857 को। 1857। बताओ इसमें क्या क्या था? तो आप बोलोगे सर कमल था। किसका? इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। आपसे पूछा जाए प्रतीक चिन्ह क्या, तो आप बोलोगे सर कमल का फूल और रोटी थी। क्या थी? रोटी थी। ये भी याद रख लेना, ठीक है ना। योजना किसने बनाई, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए, योजना किसने बनाई? तो आप बोलोगे सर योजना बनाई थी कि पहले अपन 31 मई को क्रांति करेंगे। कब क्रांति करेंगे? 31 मई को क्रांति करेंगे। और ये योजना बनी थी लंदन में। कहां पर? लंदन में। लेकिन क्रांति प्रारंभ कब हो जाती है? 31 मई से पहले ही 10 मई को ही प्रारंभ हो जाती है। तो आप बोलोगे सर लंदन में कौन बना रहा था? तो आप बोलोगे सर अजी सुनते हो। किसको? तो आप बोलोगे सर अजी सुनते हो, इसका बोलोगे अजी मुल्ला। कौन हो जाएंगे? अजी मुल्ला हो जाएंगे। अजी मुल्ला। तो अजी सुनते हो, इनको रंग दोगे क्या? तो आप बोलोगे सर रंगोजी बाबू। कौन हो जाएंगे? रंगोजी बाबू। याद रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर अजी सुनते हो, रंग दोगे इनको, तो अजी मुल्ला और रंगोजी बाबू, इन्होंने लंदन के अंदर बैठकर योजना बनाई कि पूरे भारत के अंदर क्रांति करेंगे 31 मई को। लेकिन अपने भारतीय थोड़े से जल्दबाजी कर दी है और क्रांति हो गई 10 मई को। तभी थोड़ा सा वो क्या है, एक व्यवस्थित रूप से क्रांति नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो चलिए अगला अपन बात कर लेते हैं। यहां पर सिपाही विद्रोह के बारे में चर्चा कर रहे थे 1857। तो 1857 में गवर्नर जनरल के बारे में अपन बात करें तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, कैनिंग ही बाद में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसको तो 1858 के अंदर इस गवर्नर को तो पद को हटा दिया जाता है। कौन सा पद को हटा दिया? गवर्नर पद है ये तो समाप्त कर देंगे। तो आप बोलोगे सर अब इसकी जगह कौन सा आया? तो पद आया वायसराय का। किसका? वायसराय का पद आता है। और पहला वायसराय भी कौन बनता है? पहला वायसराय भी कौन बना? तो आप बोलोगे सर पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग बनता है। कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह। पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा संथाल विद्रोह कहां पे हुआ, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा इसका नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, तो बता दो जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी आंसर दो ताकि अपना समय है वो पूरा होने में, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। विद्रोह संथाल विद्रोह है वो आपको बताना है जल्दी से। ए आंसर सिद्धू और कानू थे। कौन थे? सिद्धू और कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मुंबई में प्रार्थना समाज कौन सा समाज? तो आप बोलोगे सर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? नहीं, कब की, ये पूछा है कब की, किसने की, ये तो आप सभी को पता होगा, आत्माराम पांडुरंग है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आप बोलोगे सर आत्माराम पांडुरंग।
पांडु रंग हो जाएंगे। ठीक है, कहां पे स्थापना हुई? मुंबई में हुई। कहां पर? बंबई के अंदर स्थापना होती है। कब स्थापना हुई, यही तो आपसे पूछा है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर 1997। ठीक है, 1867। जेनिस का आंसर 1867 है। ओके, मोंती कुमारी का डी आंसर है। ओके, ठीक है, सभी इसमें तो टप्पे लगाने लगे हैं ना। चलिए 1867 बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बताओ कब होती है? तो 1897 में होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो आप बोलिए सर 1897 में होती है। और 1897 में हुई तो किसने की थी, यह आपको बताना है। रामकृष्ण किसके गुरु थे? रामकृष्ण किसके गुरु थे, यह आपको बताना है। बताइए किसके गुरु थे, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। ये आपके कलकत्ता के वेलूर मठ का संस्थापक। ठीक है ना, कलकत्ता में बताओ कहां पर? तो आपके सर कलकत्ता के अंदर कालिका माता मंदिर था। कौन सा? कालिका माता मंदिर। उनके ये यहाँ पर क्या थे? पुजारी थे रामकृष्ण। और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण था। इन्हीं के याद पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने की। 1897 ईस्वी में की। कब की? तो 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है ना। चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया। ओके, अगला अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक तो इनको देखो, विवेकानंद है, ये नाम किसने दिया? तो आप बोलोगे सर राजस्थान के अंदर है खेतड़ी। राजस्थान में कौन सा है? तो आप बोलोगे सर राजस्थान में है खेतड़ी। जहां से निकलता है तांबा। जहां से क्या निकलता है? तो आप बोलोगे सर तांबा सर्वाधिक निकलता है। ठीक है, तो इस खेतड़ी के जो शासक थे, खेतड़ी के शासक थे, उन्होंने ये नाम दिया था विवेकानंद। कौन सा? तो आप बोलोगे सर विवेकानंद नाम दिया था। ठीक है ना। चलिए, और बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में तो शिकागो सम्मेलन, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, शिकागो सम्मेलन कब हुआ? 1893 ईस्वी के अंदर शिकागो सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? तो आप बोलोगे सर शिकागो सम्मेलन होता है। ठीक है, याद रख लेना। तो शिकागो सम्मेलन बताओ कब? 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन होता है। और यहां पर कौन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद जाते हैं। कौन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी? तो आप बोलोगे सर डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। सोनिया हमारे साथ में जुड़े हैं, नमस्कार। विजय, ओके, कंचन का आंसर, मोंती कुमारी का, सिया का, जितेंद्र का आंसर बिल्कुल ठीक है, जय का आंसर स्वामी। ठीक है, चलिए, ओके, सुनीता का आंसर, मोंती कुमारी का भी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपसे पूछा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं पुर्तगालियों की बताओ कंपनी की स्थापना, किसकी स्थापना? पुर्तगाली। सभी की सभी डेट लिख के बताइए जल्दी से। पुर्तगाली की कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगालियों के बाद में कौन आते हैं? तो आप बोलिए सर अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद में डचों की होती है। उसके बाद में किसकी होती है? तो आप बोलिए सर डच। डच के बाद में कौन आते हैं? डेनिस आते हैं। डच के बाद में कौन? डेनिस कंपनी की स्थापना। डेनिस के बाद में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। किसकी? तो आप बोलिए सर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के बाद में कौन बचे लास्ट में? तो आप बोलिए सर फ्रांसीसियों के बच्चे लास्ट में बचे हैं स्वीडिश। कौन बचे हैं? स्वीडिश बचे हैं। ठीक है, तो ये आपके कंपनी की स्थापना है। किसकी? तो आप बोलिए सर कंपनी की स्थापना। तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। 1503। ओके, 1500, 1600, 1600, 1600। ठीक है, इनमें बताइए जल्दी से। पुर्तगाली बताओ कब? तो आप लोग सर पुर्तगाली कंपनी की स्थापना के बारे में अपन बात करें तो ये कब हुई थी? इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 1498 ईस्वी। अंग्रेजों की 1600 ईस्वी। कब? 1600। ये आपके हो जाएंगी 1602 ईस्वी। अब पूछा है डेनिस के बारे में, डेनिस कंपनी की स्थापना कब हुई? यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था। 1616 जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। फ्रांसीसी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 1664 के अंदर। ठीक है, और स्वीडिश लास्ट में बचते हैं, वो अपन बात करें 1731 के अंदर। कब? तो आपके सर 1731 याद रह जाएगा। तो ये आपके है क्रम कंपनी की स्थापना का। आने का क्रम याद रख लेना, पहले डच आए थे, पहले अंग्रेजों से पहले कौन आते हैं? नहीं, आने का क्रम तो यही था ना। ये कंपनी की स्थापना इन्होंने यहाँ पर मतलब अपने यहाँ पर व्यापारिक कोठी बनाई थी, वो डचों ने पहले बना ली थी व्यापारिक कोठी। ठीक है, व्यापारिक कोठी जब पूछा जाए ना तो डचों ने व्यापारिक कोठी पहले बनाई थी, अंग्रेजों ने बाद में बनाई थी 1611 ईस्वी में। ओके, थोड़ा सा ये याद रख लेना। व्यापारिक कोठी का जब पूछा जाए ना आपसे तो व्यापारिक कोठी में दूसरा स्थान आ जाएगा इनका, व्यापारिक कोठी के बारे में। ठीक है ना, व्यापारिक
कोठी। यहां से बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर व्यापारिक कोठी के अंदर, व्यापारिक कोठी में डच है वो पहले बना लेते हैं, क्योंकि ये तो बनाते हैं 1611 के अंदर, 1611 में, और ये लगभग 1605 के आसपास के अंदर इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। तो ये आपसे पूछ लिया जाए, बाकी आने का क्रम ये हो जाएगा आपका इनका, ठीक है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 1616, बिल्कुल सभी का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कर्नाटक युद्ध जब भी आ जाए तो आप बोलिए सर कर्नाटक युद्ध है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने हुए बताइए? 3 कर्नाटक युद्ध। तीसरा पेरिस की संधि, कौन सी संधि है बताइए? तो आप बोलिए सर पेरिस की संधि है, ठीक है, याद है ना पेरिस की संधि के बारे में? पेरिस की संधि मैंने बताया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध के अंदर वाड़ीवास का युद्ध बताया था, वाड़ीवास का युद्ध बताया था, याद है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सर अभी थोड़ी देर पहले बताए और अभी इतनी जल्दी भूल भी गए। कब होता है? 1760 के अंदर होता है वाड़ीवास का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? तो आप बोलोगे सर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। किसके मध्य? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, बिल्कुल सही आंसर आपका। अगला, पागलपंथी, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? पागलपंथी के बारे में बताओ भाई। पागलपंथी एक आंदोलन होता है, क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये वाला कौन सा आंदोलन है पागलपंथी? इसमें सब पागल हो गए थे क्या? नहीं हुए। पागलपंथी एक यहाँ पर जनजाति आंदोलन है और ये 1813 से 1831 के अंदर बंगाल के अंदर होता है। कहां पर होता है? तो आप बोलोगे सर 1813 ईस्वी से 31 ईस्वी तक बंगाल के अंदर होता है। कहां पर होता है? ये बंगाल के अंदर होता है। और ये बंगाल के अंदर हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया था? यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, बुल्ले शाह ने, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। जितेंद्र का आंसर, कंचन का आंसर, मोंती कुमारी का आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए सभी का अच्छा आंसर भी आ रहा है। करमसा है, कौन है? करमसा, जिन्होंने बी आंसर दिया था। चलिए बी आंसर, बी आंसर होगा ना, करमसा होगा, ए आंसर नहीं होगा। ए आंसर दे रहे थे आप सभी के सभी करमसा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया? भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो आप बोलिए सर भारत में पहला अंग्रेजी अखबार है वो शुरू होता है, किसने शुरुआत की थी? ये शुरुआत हुई थी 1780 ईस्वी में, कलकत्ता में शुरुआत होती है। जेके हिक्की ने शुरुआत की थी। किसने की थी? 1780 ईस्वी के अंदर। कहां पे प्रारंभ होता है? कलकत्ता से आता है, ठीक है। कौन सी भाषा के अंदर? अंग्रेजी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर? अंग्रेजी भाषा के अंदर। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जे.ए. हिक्की थे। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस बंदूक का प्रयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्कालीन कारण बना था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कारण बताए थे, उसमें से एक कारण बताना है कि ये भाई बंदूक कौन सी बंदूक थी। तो मैंने आपको बताया भी था, इस बंदूक की जो गोली डालनी रहती थी वो कैसे? तो आप बोल के सर इस पर था, यहां पर एक परत चढ़ी रहती थी, उसको मुंह से छीलना रहता था और फिर गोली लगानी रहती थी। तो आप बोल सर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है। और इसी के कारण लोगों ने कहा कि या तो इन्होंने कहा, कुछ ने कहा गाय की चमड़ी है, किसी ने कहा सुअर की चमड़ी है, ठीक है। और लोगों ने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसी के कारण जो तात्कालीन कारण माना जाता है वो यह रहेगा, ठीक है। इससे पीछे के कारण पूछा जाए तो आप बोल के सर ये 1848 वाली जो आपके हड़प नीति थी वो भी कारण था। हड़प नीति के बारे में वो भी एक कारण माना जाता है, ठीक है ना। चलिए तो बताओ जल्दी से। बी आंसर, बी आंसर बिल्कुल सभी का सही है। एनफील्ड राइफल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एनफील्ड राइफल हो जाएगी, ठीक है ना, ये याद रख लेना। 1857 की क्रांति काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। मैंने कहां तक बता दिया? 1800। तो आप बोले सर क्रांति का प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। चलिए क्रांति का प्रारंभ नेतृत्वकर्ता आए गए। आपसे पूछ लिया जाए लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से नेतृत्व है तो आप बोले सर यहाँ पर लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल थी। कौन थी? तो आप बोले सर बेगम हजरत महल थी, ठीक है ना। तो बेगम हजरत महल, ये आपके लखनऊ से नेतृत्व है। बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो आप बोले सर बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। किसने? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 25 नहीं 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो हम पूरी मेहनत करते हैं तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज इतना बन नहीं जाता है कि आप अधिक से अधिक शेयर कर दो, ठीक है ना। क्लास कितने बजे है? अगला जस्ट आपके 5 मिनट के बाद में है ना, 5 मिनट के बाद में ही क्लास रहेगी। पॉलिटी की क्लास चल रही है वो, लेकिन पॉलिटी की क्लास आप शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा ना। अब बीच में आप आओगे क्योंकि राज्यपाल चल रहा है, उसमें राज्यपाल चल रहा है। और इतना कहूंगा भाई ये देख लोगे ना तो आपको पॉलिटी दोबारा आपके नोट्स बनाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, दोबारा पढ़ सकते हो। बाकी नोट्स बनाने की दोबारा जरूरी नहीं रहेगी, आपको डिटेल के साथ में लिखवा रहा हूँ तो ये भी आप देख लेना। साथ साथ में मेरी क्लास में आपको बता दूं 11 बजे चलती है, 12:15 चलती है, 3 बजे चलती है, ठीक है ना। ये मेरी 3 क्लासें चलती है।
है, इसके अंदर आप जरूर आए। सभी के अंदर हम सभी में मेहनत करते हैं, जितना अच्छा हो सके उतना कंटेंट देने की अच्छे से हम मेहनत कोशिश करते हैं, मेहनत करके पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए आपको, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, तो सभी के सभी कमेंट करके, बाद में भी कोई देखता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, वीडियो लाइक सभी के सभी जरूर कर देना। इतना ही करते हैं आज, धन्यवाद दोस्तों।